हेलो एंड वेलकम बैक टू सिनॉप्सिस आईएएस। माय नेम इज़ कृष्णा। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंस 2021 जीएस1 का पेपर, उसके क्वेश्चंस, उसका एनालिसिस, उसके सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर से कैसे क्वेश्चंस रिपीट हुए, क्या क्या सोर्सेज हैं, इन सब के बारे में हम देखेंगे। ये पूरा एनालिसिस आपको मिलेगा गाइडेंस सीरीज सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको जाना है इस लिंक में। तो चलते हैं इस लिंक पर, एक क्विक डिस्कशन देखते हैं, ओवरव्यू क्वेश्चंस का देखते हैं क्या है। GS1 में अगर आप देखो तो मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी या सोशल इश्यूज़ या सोशोलॉजी आप कहो, ये आता है। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज अगर हम देखें तो हिस्ट्री से टोटल अगर आप देखो टोटल 6 क्वेश्चंस दिखते हैं, ज्योग्राफी से 8, सोशल इश्यूज से 6। ऑलमोस्ट वही ट्रेंड है जो पिछले कुछ टाइम से चला आ रहा है। न्यू चीज़ जो हुई है वो ये है कि वर्ल्ड और पोस्ट इंडिपेंडेंस से एक ही क्वेश्चन पूछा है। तो उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली दिक्कत है जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ना छोड़ दिया है। लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है उस पर पहले कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। और वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपने वर्ल्ड वॉर 2 के बीच की कहानी पढ़ी है, आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस और लीग ऑफ नेशंस, उस टाइम क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे वर्ल्ड वॉर के बीच में, तो आप डेफिनेटली ये दोनों क्वेश्चंस कर लोगे। तो मैं इनको उन लोगों के लिए ईजी कहूँगा जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री एक बार भी पढ़ी है। मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन हैं, तीनों रिपीटेड हैं। आर्ट एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन है, भक्तिज्म और सूफिज्म वाला। ठीक है, अगर हम क्वेश्चंस की बात करें जो प्रीवियस ईयर से रिपीटेड है या उनका रोल क्या है, 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आप इनमें काफ़ी कुछ लिख सकते हो अगर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर ये दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 19 बेसिकली इसमें 2 क्वेश्चंस वो हैं जो एक है गिग इकोनॉमी के बारे में और दूसरा है जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये GS3 का पेपर नहीं है, ना ये साइंस टेक का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको सोसाइटी के एंगल से आंसर करना है। तो अगर आपको गिग इकोनॉमी की डेफिनेशन आती है तो उसका रोल ऑन वुमेन एम्पावरमेंट क्या है वो आप डेफिनेटली लिख दोगे। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क बेसिकली आपको उसके इम्पैक्ट लिखने हैं। अगर आप उस एंगल से देखो तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन दिखता है। और दूसरा क्रिप्टो करेंसी, अगेन सेम टाइप की एक इररेगुलेटेड पेमेंट सिस्टम है जिस पर बैंक्स का कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, कई एंगल से पूछे हुए हैं, तो प्रीवियस ईयर डेफिनेटली इनमें हेल्प कर जाएंगे। 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो नए हैं, उनमें प्रीवियस ईयर डेफिनेटली आपको हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। एक बार हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका लिंक आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हो। साथ में इस पेज पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, अप्रोच दिखेगी, सिनॉप्सिस के किस कोर्स से आया है आपको वो दिखेगा, क्या उसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो दिखेगा, और क्या सिर्फ सिनॉप्सिस या फिर किसी भी सोर्स से। मैं सिर्फ सिनॉप्सिस का गाना तो नहीं गाऊंगा, अगर किसी और सोर्स से भी वो चीज़ आप रेफ़र कर सकते हो तो वो भी हम आपको सॉल्व करके देंगे। साथ में जो चीज़ आपको क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, अगर आप लिंक्स पर क्लिक करो, फॉर एग्जांपल मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ, ये वाला, ये मॉडरेट, तो यहाँ पर आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो सिनॉप्सिस ने इस बार आपको मेंस के सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं, आपको प्रॉपर मॉडल आंसर टाइप मिल जाएंगे। मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स में हम ऑलरेडी ये चीज़ें करते ही हैं, तो 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस में देखते हैं और हम देखेंगे रिपीटेशन कैसे है। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर आप देखो तो वो आपको दिखेगा भक्ति कल्चर। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हैं, एक भक्तिज्म है, दूसरा लिटरेचर। इन 2 टॉपिक से यूपीएससी लगातार क्वेश्चंस पूछ रहा है। एक फाइल आप फ्री रिसोर्सेज में जाके ये वाली डाउनलोड कर लेना, GS सेक्शन में GS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1979 to 21। इसमें हम देखते हैं, अगर हम देखें रिलीजन और फिलॉसफी पर पहले क्या क्वेश्चंस आए हैं भक्तिज्म और सूफिज्म से, तो इस साल पूछा है नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर और इसका कंट्रीब्यूशन इंडियन कल्चर पर क्या है। सिमिलर अगर आप क्वेश्चन देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट, ये अगर आप पढ़ोगे तो भक्ति लिटरेचर पढ़ोगे और भक्ति के बारे में आप डेफिनेटली इसमें पढ़ने वाले हो। और अगर आप लिटरेचर एंगल से बात करते हो तो इस साल भक्ति लिटरेचर पूछा है, पिछले साल पर्शियन लिटरेचर पूछा था जो कि NCERT से सीधे क्वेश्चन है। इससे पहले संगम लिटरेचर के ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। इससे पहले 2016 में कृष्णदेव राय, उनका जो रोल है लर्निंग लिटरेचर पर, उसके बारे में पूछ चुका है। तो अगर हम इन दोनों ही पर्सपेक्टिव से बात करें तो ये एक इजी क्वेश्चन है। इम्प्रोवाइजेशन ऑफ यूपीएससी प्रीवियस ईयर पेपर ऑलमोस्ट रिपीटेड ही है अगर आपने सिग्निफिकेंस ऑफ भक्ति मूवमेंट पढ़ा हुआ है। और ये भक्तिज्म और सूफिज्म तो हम सब इन जनरल पढ़ते हैं, तो कोई भी टेक्स्ट बुक ऑन आपको मिडेवल हिस्ट्री जो मिले उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और सिनॉप्सिस के मेंस आंसर बिल्डिंग जो कि प्रीवियस ईयर का कोर्स है उससे डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। आप देखोगे मेंस इन 300 से मैक्सिमम GS2 और GS3 में क्वेश्चन आते हैं, मेंस आंसर बिल्डिंग से आपके GS1 में रिपीट होंगे। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलें, ये पूछा है यंग बंगाल पर। ठीक है, तो पहले आप देखोगे यूपीएससी ने यंग बंगाल पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है
और जो ग्रोथ और ये डेवलपमेंट ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, इन पर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रीवियस ईयर में आप देखना चाहो तो एक तो बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में पूछा था यंग बंगाल पे। अदरवाइज जो अगर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चंस अगर आप देखो तो 19th सेंचुरी के मेजर सोशल रिफॉर्म्स क्या थे, उन्होंने क्या चेंजेस किए, मेजर रिफॉर्म्स को डिस्कस कर दो, ये पूछा है। सिग्निफिकेंस पूछ लिया है, कभी किसी का क्रिटिकल अकाउंट लिखने को पूछ लिया है, कभी किसी का रोल पूछ लिया है, कभी किसी का कंट्रीब्यूशन पूछ लिया है, कभी के चीफ फीचर्स कभी किसी मूवमेंट के पूछ लिए हैं, कभी ऑब्जेक्टिव पूछे हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक था, कभी शॉर्ट नोट पूछ लिया है, मेन फीचर कैरेक्टर, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछा है। इस साल इन्होंने पूछ लिया कि राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, स्पेसिफिक रेफरेंस आपको देना है यंग बंगाल एंड ब्रह्म समाज। बेसिकली आपको पूरी बात करनी है सबकी और इनका आपको केस स्टडीज़ की तरह एग्जाम्पल देना है, आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। अप्रोच की बात करें तो अगेन ये इजी क्वेश्चन है, बेसिकली किसी भी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में हमें मिलता है और मेंस आंसर बिल्डिंग प्रीवियस ईयर कोर्स से आप डेफिनेटली कर सकते हो, डायरेक्टली आप कर सकते हो बैठ के, अगर आपको खुद भी तैयार करना है तो भी हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के ऊपर है, इंटीग्रेशन प्रोसेस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर है। इंटीग्रेशन से जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अगर आप देखो जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ बात की हुई है, अगर आप ध्यान से देखो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ की बात की है और सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स की बात की है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, राइट। इससे पहले जो क्वेश्चंस इस टॉपिक पर पूछे हैं, अगर आप देखो इंटीग्रेशन कैसे अचीव हुआ, क्या क्या फोर्सेस फैक्टर्स थे, सरदार पटेल के रोल के ऊपर 3 बार क्वेश्चन पूछे, इनको बिस्मार्क क्यों कहा जाता है, ये तीनों चीज़ें देखो हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ कंट्री आज़ादी के बाद उससे रिलेटेड है। इंटीग्रेशन में क्या क्या इश्यूज़ आए, तो इस तरह का अगर आप देखो पहले भी उन्हीं इश्यूज़ पर बात करता रहा है, इस बार इन्होंने स्पेसिफिक कह दिया एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ क्या थे और सोशियो कल्चरल लोगों के और कल्चर के एंगल पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होना चाहिए। अप्रोच की अगर हम बात करें तो ये इजी क्वेश्चन है, अगर आपने प्रीवियस ईयर पढ़े हैं या फिर आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ी है तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, राइट। और प्रीवियस ईयर से डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। सिनॉप्सिस आइस का रोल अगेन आपको यहाँ दिखेगा। अब इससे ज़्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। जब भी हम लैंडस्लाइड पढ़ते हैं तो पूरी कंट्री में 2 ही रीजन्स में दिखते हैं, या तो वो हिमालयन रीजन में दिखेंगे या वेस्टर्न घाट में, और यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पहले भी पूछा है। ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हमने ग्रुप किया है GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट में, और अगर आप क्वेश्चन देखो तो इस साल पूछा है कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड हिमालय में और वेस्टर्न घाट में। 2030 में पूछा है कॉजेज ऑफ मोर फ्रिक्वेंट ऑफ लैंडस्लाइड इन हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट, हिमालयाज में ज़्यादा क्यों होते हैं, राइट। तो डेफिनेटली ये पूछा है, अगेन ये हिमालयाज के ऊपर एक बार फिर 2016 में भी क्वेश्चन पूछा है। तो अगर इंडिया में लैंडस्लाइड के ऊपर या वर्ल्ड में भी कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्वियस सी बात है माउंटेन के ऊपर पूछेगा, तो ये एक इजी क्वेश्चन है। अप्रोच अगर आप इस क्वेश्चन की देखो, सिंपल सी अप्रोच है, प्रीवियस ईयर सॉल्व करो भगवान के लिए और कुछ मत करो। GS1 में तो कम से कम जो डायरेक्टली रिपीटेड या प्रीवियस ईयर से इम्प्रोवाइज होके क्वेश्चंस हैं उनको तो कर लो। तो दिस इज़ एन इजी क्वेश्चन, आप स्टैंडर्ड बुक से भी कर सकते हो, साथ में सिनॉप्सिस IAS डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, कोई बहुत कॉस्टली कोर्स है भी नहीं। अब जो अगला क्वेश्चन है जो कि न्यू है, मैंने जो आपको बताए थे कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं, टोटल 5 न्यू क्वेश्चंस हैं जो आप स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल से कर सकते हो डेफिनेटली, प्रीवियसली इनको पूछा नहीं है। तो अगर हम देखें पहले जो क्वेश्चंस पूछे हैं, मिनरल्स के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर क्वेश्चंस पूछा है, और मिनरल जो है वो ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट में आता है और उससे बहुत ज़्यादा GS में क्वेश्चंस नहीं पूछता है। इसमें ये कहा है कि गोंडवाना लैंड का पार्ट है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोंडवाना लैंड का पार्ट होने से कैसे इंडिया में मिनरल्स ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। मिनरल या माइनिंग इंडस्ट्री क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसी कौन सी रॉक्स हैं, ऐसे कौन से मिनरल्स मिलते हैं। तो एक टफ क्वेश्चन मैं कहूँगा, या फिर मॉडरेट डिफिकल्टी अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि हमारे पास गोंडवाना लैंड का होने के बाद भी अच्छे खासे मिनरल्स हैं, फिर भी इसका एक बहुत ही लेस इम्पैक्ट है GDP में। तो इसके रीजंस क्या हैं? अभी तक अगर आप रिसोर्स ज्योग्राफी में क्वेश्चंस देखो तो मोस्टली एनर्जी रिसोर्सेज, टाइप ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज उनसे पूछे हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज से पूछ लिए हैं, नॉन कन्वेंशनल से पूछ लिए, सोलर से पूछ लिए, इस तरह के पूछे हैं। देन बाकी भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो आप देखोगे ये क्वेश्चन है वो न्यू है, तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए या तो आप स्टैंडर्ड नोट्स पढ़ो या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ो।
राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो पढ़ लेंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर 6, 2016 में अर्बन फ्लड आया था, वहाँ पर चेन्नई का जो एग्जाम्पल है वो दिया गया था, रिक्लेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडी अर्बन एरियाज़ में कर ली थी, उसके बाद फ्लड आया था। तब से ये क्वेश्चन यूपीएससी ने फ्लड वाले क्वेश्चन फ्लडिंग ही कर दी है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन देखो, वाटर बॉडीज़ हम जो यूज़ कर रहे हैं अर्बन लैंड यूज़ चेंज करने के लिए, ये 2021 में पूछा है। पिछले साल ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलियन सिटीज़ इन इंडिया पूछा था, और उससे पहले अगर आप देखो 2016 में वो भी मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हो कि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं जीएस 1 में जो पूछे हुए हैं वो बेसिकली आपको उसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव भी दिखेगा प्लस इन्वायरमेंट का पर्सपेक्टिव भी दिखेगा। कोर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कम है, आप ये चीज़ ध्यान रखना। तो उनको हमने ग्रुपिंग भी उसी हिसाब से की है इस रीअरेंज्ड क्वेश्चन पेपर में। तो अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसके लिए अप्रोच आपकी बहुत ही सिंपल होगी। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, आपको केस स्टडीज़ पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल पता होने चाहिए, और सिंपल आपको ये पता होनी चाहिए कि अगर लैंड की पोरोसिटी ही आप ख़त्म कर दोगे तो फिर उसके बाद पानी जाएगा कहाँ, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें हम 2016 से हर एक कोचिंग के करंट अफेयर्स के मॉड्यूल में पढ़ते आ रहे हैं। सिनॉप्सिस का ये प्रीवियस ईयर का कोर्स डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स से है। वोल्केनिक इरप्शन 2021 काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे इस बार। कोविड के बाद अगर आप कहो जो डिजास्टर्स में सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहने वाली चीज़ थी उसमें से एक था वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो ये जो भी करंट अफेयर्स की बुकलेट्स हैं उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसके पहले के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन से क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। एक सिमिलर सा क्वेश्चन जो प्लेट टेक्टोनिक था वो था सरकम पैसिफिक जोन, वहाँ से पूछा था। अगर आपने ये चीज़ पढ़ी होती तो उसी के एग्जाम्पल्स आपको लिखने थे, राइट। इसके बाद जो फोल्ड माउंटेन अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, राइट। मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट पर क्यों है। तो आपको कुछ नहीं पता तो अगर आपने इन क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर किया हुआ तो ये कहीं ना कहीं वही एरियाज़ होंगे, ग्लोबल अक्रेंसेस। ओवरऑल आपसे कुछ केस स्टडीज़ या एग्जाम्पल्स की एक्सपेक्टेशन है इस क्वेश्चन में, लेकिन ओवरऑल जो जनरल अक्रेंस है वो तो आप बताओगे ही ना। तो अगर आपने ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो डेफिनेटली आप ये वाला क्वेश्चन कुछ तो लिख ही दोगे, और एटलीस्ट इम्पैक्ट ऑन रीजनल इन्वायरमेंट तो लिख ही सकते हो। वोल्केनो का जो इम्पैक्ट पहले होता आया वही 2021 में होगा, ऐसा तो है नहीं कि डिफरेंट हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन वो है जो आप प्रीवियस ईयर की हेल्प से सॉल्व ज़रूर कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में आपको अप्रोच क्या रखनी है, इश्यूज़ ये हैं कि ये हम करंट अफेयर्स मटेरियल में ढूंढते हैं। करंट अफेयर्स से ऐसे क्वेश्चंस में आप सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स ढूंढो जो आपके आंसर का 20% या 10% पार्ट होंगे। नहीं भी अगर आपको पता तो हवाई आइलैंड या जो 2-3 मेजर चीज़ें हमेशा न्यूज़ में रहती हैं वो तो इस साल भी हैं, वो आप एग्जाम्पल में लिख दो। बाकी इस क्वेश्चन का आप आंसर डेफिनेटली कर सकते हो। ग्लोबल अक्रेंस जो वोल्केनिक इरप्शन है, इंट्रो विंट्रो, कुछ ना कुछ आप इस क्वेश्चन में लिख लोगे, राइट। देन एक इजी क्वेश्चन जो आज तक कभी पूछा नहीं गया लेकिन हम हमेशा पढ़ते हैं, जब भी हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो हमेशा बच्चों की बुक्स में भी ये चीज़ होती है कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों माना जाता है। ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में एक टॉपिक है ज्योग्राफिकल बेसिस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। वहाँ हम बात करते हैं कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों है, एक अलग कल्चर क्यों है। यहाँ अगर आप देखो चाहे फिजियोग्राफी हो चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो, बेसिकली चाहे नेचर के एस्पेक्ट्स हो या ह्यूमन के कल्चर, चाहे आप देखो क्लाइमेट देखो, हिमालय ने अलग बाउंड्री दी है, नीचे आपको ओशन ने बाउंड्री दी है, इस तरह से आप कोई भी एंगल देखो एक डिफरेंट कल्चर आपको दिखता है। तो इस वजह से इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। क्लाइमेट एक डिस्टिंक्ट रोल प्ले करता है, इन्वायरमेंट अलग है, हर चीज़ अलग है। तो ये क्वेश्चन पहली बार पूछा है यूपीएससी ने। जो इससे पहले फिजियोग्राफी के क्वेश्चंस हैं उसमें एक तो पूछा था फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, उसके अलावा माउंटेन, प्लेट्यू प्लेन, कोस्टल प्लेन, आइलैंड, इन पर जो जो क्वेश्चंस हैं वो हमने लिस्ट डाउन कर दिए, आप ये पीडीएफ में देख सकते हो। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको अप्रोच बस यही रखनी है कि जो भी जनरल स्टडीज़ की आपकी बुकलेट्स हैं उनको आप ठीक ठाक ढंग से पढ़ो और हर एंगल से सोचना शुरू करो। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए चाहे वो जीएस हो या ऑप्शनल हो, मैं दोनों में ही टेक माय वर्ड्स, चाहे वो जीएस हो चाहे ऑप्शनल हो, आप ऑप्शनल का सिलेबस लो, उसकी सब हेडिंग्स को इलेबोरेट करो। अगर आपने वो कर दिया, ऑप्शनल की सब हेडिंग में जियोमॉर्फोलॉजी आता है, आप उसमें एक पॉइंट दे सकते हो। क्लाइमेटोलॉजी आता है, क्लाइमेटोलॉजी में आप एक पॉइंट दे सकते हो। ओशनोग्राफी में लॉ ऑफ द सी आता है, आप वहाँ एक पॉइंट दे सकते हो कि जो आपकी बाउंड्री है वो अलग से बनाई हुई है, इंडिया का एक ओशन है, ठीक है। इसके बाद बायोजियोग्राफी, इन्वायरमेंट से आप पॉइंट्स दे सकते हो।
ठीक है। इसके बाद आप कल्चर, ट्राइब्स, हर एंगल पर एक चीज़ दे सकते हो। तो आपको ये करना है, चाहे वो GS1 हो, GS2, 3, 4, जो भी रिलेटेड ऑप्शनल्स हैं, GS से रिलेटेड ऑप्शनल्स हैं, उनका एक बार सिलेबस ज़रूर देखो। GS से जो मिलती जुलती टर्म्स हैं एटलीस्ट अपनी कॉपी में लिख लो कि आपको इन एंगल्स पर बात करनी है जब भी क्वेश्चंस पूछे। बेसिकली ये अप्रोच आपको PSIR ऑप्शनल से जो GS के कॉमन टॉपिक्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस वाले, वहाँ काफ़ी ज़्यादा काम आएगी अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है जो ट्राइबल नॉलेज के ऊपर पूछा हुआ है। सोशल इश्यूज़ में इस बार पूछ लिया है। पहले UPSC ने TKDL पर पूछा था 2015 में। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाते तो वहाँ डेफिनेटली इंट्रो तो सेम ही होता। यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम क्या है, जब हम उसकी बात करते हैं मेन स्ट्रीम नॉलेज और कल्चरल सिस्टम, मतलब ग्लोबलाइजेशन के साथ या फिर कल्चर चेंज होने के साथ में पुरानी चीज़ें कैसे आपकी यूनिक बनी रह गई, एग्जामिन करना है इस चीज़ को। क्वेश्चंस देखते हैं प्रीवियस। पहले तो वो क्वेश्चन जो GS3 में IPR के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, ये था इंडिया का जो TKDL है उसका डेटाबेस है काफ़ी ज़्यादा, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो एक पॉलिसी बनानी थी उस टाइम पर, TKDL लाइब्रेरी बनानी थी, उसके प्रोज कॉन्स वगैरह पूछे थे। अब अगर आप सोशल इश्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चंस देखो तो यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम, इस तरह के क्वेश्चंस पहले नहीं ज़्यादातर पूछे। तो इसके लिए कंडीशन यही है कि आपको कल्चर, ट्रेडिशन, प्लूरलिज्म पर एटलीस्ट 1 या 2 पेज के नोट्स बनाने हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस साल एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ या सस्टेन कैसे करती है। यही क्वेश्चन अगर आप देखो पैराफ्रेज कर दिया, अभी हम आएंगे इस क्वेश्चन पर, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपकी अप्रोच अगेन वही प्रीवियस ईयर। अगर आपने प्रीवियस ईयर किया है तो डेफिनेटली आंसर तो कर ही दोगे। अगर आपने 2015 का क्वेश्चन पढ़ा है तो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा, आपके पास आंसर देने के लिए चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो करंट अफेयर्स में, न्यूज़ में चीज़ें आती हैं वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है देखने में टफ लगता है। अब लोग कहेंगे कि ये क्या GS3 का टॉपिक GS1 में पूछ दिया। बेसिकली ये क्वेश्चन गिग इकोनॉमी के बारे में नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में है। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर ये 10 नंबर का है तो इसमें लगभग आपको 1.5 पेज लिखने हैं। यहाँ तक अगर आप लिखोगे ये वाला और ये वाला, तो जो गिग इकोनॉमी के बारे में आप मैक्सिमम इतने पार्ट में लिखो, बाकी आप रिलेट करते हुए लिखोगे। गिग इकोनॉमी की डेफिनेशन क्या है? अगर आप आज के टाइम में देखो, बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो परमानेंट वर्कर्स को अवॉइड करती हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हायर करती, टेम्परेरी या फ्लेक्सिबल जॉब्स देती हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हों, ऑनलाइन वर्कर हों, वर्क फ्रॉम होम हो, टेलीफोनिक वर्क हो, इस तरह की चीज़ है। तो ये बेसिकली एक जो बनाता है उसे हम कहते हैं गिग इकोनॉमी। अब इस इकोनॉमी का इम्पैक्ट डेफिनेटली ट्रेडिशनल इकोनॉमी पर पड़ेगा ही पड़ेगा, नेगेटिवली भी पड़ेगा, पॉजिटिवली भी पड़ेगा। वो जो इम्पैक्ट्स हैं उनका आपको वुमेन के एस्पेक्ट में, वुमेन एम्पावरमेंट के एस्पेक्ट में बात करनी है। तो अगर आप क्वेश्चन देखो तो ये क्वेश्चन गिग इकोनॉमी के बारे में नहीं है। इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, तो वुमेन एम्पावरमेंट में ऐसी इकोनॉमी जो उन्हें घर बैठे जॉब दे देती है या घर बैठे उनकी जॉब छीन भी सकती है, कोई उसमें परमानेंसी नहीं है, लेकिन उसके साथ कुछ वुमेन के पास ऐसा भी चांस है कि जो फुल टाइम ना वर्क करना चाहें, कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें, उस तरह की काम कर पाएँ, तो उनके लिए क्या इम्पैक्ट है। तो UPSC ने वुमेन एम्पावरमेंट पे डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे हैं। अब अगेन वुमेन एम्पावरमेंट के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एक बार। तो ये इस बार का क्वेश्चन है, रोल ऑफ गिग इकोनॉमी, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। यहाँ पर पूछा था वुमेन को एम्पावर कर दो तो पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी कंट्रोल हो जाएगी 2019 में। इससे पहले ये क्वेश्चंस तो सिमिलर ही हैं वुमेन के ऊपर। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की क्या डेफिनेशन है, रूरल वुमेन ऑफ इंडिया, GS2 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि एक्टिव पार्टिसिपेशन इन पंचायत राज, जो पंचायत पति वाला सिस्टम है बेसिकली, वो क्वेश्चन पूछा था। और वुमेन एम्पावरमेंट पे ऐसे भी पहले कुछ कमेटीज़ बनी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारे पास प्रेशर आ जाता है कि हमें गिग इकोनॉमी नहीं आती अच्छे से, अगर आती है तो GS1 में उसका क्या करें, वो नहीं आता। तो आपको क्या करना है, गिग इकोनॉमी वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ इंट्रो में रखनी है। बेसिकली आप सिर्फ इतना पार्ट अपने आंसर में गिग इकोनॉमी का लिखोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको वुमेन एम्पावरमेंट पर ही इसके इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से, कि अगर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर है तो वुमेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको एंगल्स लिखने हैं। तो इन एंगल्स पर आप डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगर काम करके जाते हो तो आंसर्स लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन मॉडरेट को लेकर, टू व्हाट एक्सटेंट, जो मॉडरेट का रोल था, उन्होंने बेस कैसे बनाया फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, फ्यूचर के लिए। अगेन ये इजी क्वेश्चन है।
इस साल पूछा है मॉडरेट ने फ्रीडम मूवमेंट के लिए क्या बेस प्रिपेयर किया था। इससे पहले पूछा है कि मॉडरेट लोगों को मना नहीं पाए। इससे पहले मेन ऑब्जेक्टिव पूछे हैं 1905 तक उनकी वीकनेसेस क्या थी। उसके पहले पूछा मॉडरेट्स की अपील क्या काम नहीं कर पाई, मॉडरेट ने फॉर्मेटिव स्टेज में क्या काम किया है। तो ये बेसिकली एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड बुक्स में तो मिलेंगे ही, लेकिन डेफिनेटली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर इसमें आप दूसरों से 1 या 2 नंबर का एज लेना चाहते हो। लगातार एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट और सूरत स्प्लिट इस पर क्वेश्चन पूछे हैं। अगेन आप ये क्वेश्चन देखो कि गांधी जी की बात की है नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस में कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स की बात की है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या थे हिस्ट्री में, इस पर पहले भी क्वेश्चन पूछे। इस साल का क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी, एनसीएम और सीडीएम के टाइम पर। पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है 89 में। तो हमें प्रीवियस इसीलिए 40 ईयर्स के क्वेश्चन करने हैं। पहले भी यही पूछा था कि गांधी जी ने नॉन वायलेंट एनसीएम, ठीक है, इसकी बात तो की है। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहले पूछा है। तो अगर आप ये देखो 89 का क्वेश्चन जो 30 मार्क्स में आया था सीधे रिपीटेड है। तो मैं ये कहूँगा अगर आप इन सब की आंसर राइटिंग ना कर पाओ, एटलीस्ट इनका सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हो। अगर आप इसके लिए पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, सिनॉप्सिस आईएएस के जो स्पेशल कोर्सेज हैं, यहाँ पर आपको मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स यहाँ मिल जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर के लिए कोर्स है। तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर की हेल्प कर देंगे एडिशनल। हालांकि ये जो क्वेश्चन है सीधे स्पेक्ट्रम की सब हेडिंग भी दी हुई है, आपको दूसरों से एज लेना है बस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्ल्ड वॉर के बीच की कहानी। जब भी हम कोई भी वर्ल्ड हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं तो 2 वर्ल्ड वॉर के बीच क्या था दुनिया में वो हम बात करते हैं। चाहे वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हो या लीग ऑफ नेशंस का ना चलना हो या हिटलर की हिटलरशाही हो, इन सब चीज़ों ने डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम को सीरियस चैलेंज दिया। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली ये टफ क्वेश्चन है, छोड़ दो एग्जाम में। अदरवाइज ये इजी क्वेश्चन है, 15 नंबर का क्वेश्चन है। इसीलिए कभी भी सिलेबस के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो सिलेबस में दिया है वो पढ़ के जाओ। वर्ल्ड हिस्ट्री में वॉर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं क्या पूछे हैं। अगर आप देखो तो वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे हैं। तो वर्ल्ड वॉर के बीच में एक तो पहले जर्मनी के ऊपर पूछा था कि उसको हम कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। कहानी यहीं से शुरू हुई थी कि जर्मनी को आपने रिस्पॉन्सिबल ठहराया, जर्मनी हारा, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस हुई। वहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो बहुत ही गंदी इम्पोज की गई। उसके बाद जर्मनी ने धज्जियाँ उड़ानी शुरू की और साथ में लीग ऑफ नेशंस भी नहीं चला, तो फिर सीरियस चैलेंजेस आए। इस तरह के क्वेश्चंस पहले पूछे हैं वर्ल्ड वॉर से। तो इसके लिए आपकी अप्रोच अगेन वही है कि आप कोई भी एक स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर स्टैंडर्ड बुक जो भी आप चाहो वो डेफिनेटली पढ़ सकते हो। मैं आपको एक एडवाइस ज़रूर दूंगा कि टाइम नहीं है तो कम से कम कहानी की तरह तो पढ़ ही लो, राइट। अगला क्वेश्चन जो है वो ये पूछता है कि जो वर्ल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, उनका अलाइनमेंट पूछा है। ठीक है, अलाइनमेंट आपको पता, अलाइनमेंट क्या होता है। जैसे अगर मैं नॉर्थन अमेरिका बनाना चाहूँ तो इस तरह से बनेगा आपका, ठीक है, एंड साउथ अमेरिका कुछ ऐसे बनेगा। तो अलाइनमेंट क्या है, ये माउंटेन है नॉर्थ साउथ, राइट। हिमालयाज़ का अलाइनमेंट ये है इस तरह से, ठीक। तो एक तो आपको ये बेसिकली मैप देना है मेजर माउंटेन रेंज का, सबका नहीं है। आल्पस आपको पता है कैसे है, यूराल पता है कैसे है, बाकी सारी आपको माउंटेन रेंज पता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका, मतलब इन जनरल आपको एक मैप बना के देना है। इसमें मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ माउंटेन रेंज, और मैप के ऊपर हमेशा प्रीवियसली क्वेश्चन आते हैं। तो इसे मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि नया क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप देखो एक तो मैप वाला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशन। अब लोकल वेदर में आप माउंटेन का रोल, चाहे जेट स्ट्रीम हो, मानसून हो, रेनफॉल, लोकल विंड, चिनूक विनूक हैं सारे, वहाँ इनका रोल है। इंडिया में विंटर नहीं आती ज़्यादा सिवियर, वहाँ माउंटेन का रोल है। फॉग में एग्रीकल्चर ख़राब हो जाती है। इन सब चीज़ों में तो यूपीएससी पहले क्वेश्चंस पूछ ही चुका है। तो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं तो डेफिनेटली आप कर लोगे। अदरवाइज़ क्लाइमेटोलॉजी पर आपकी एक अच्छी कमांड तो होनी चाहिए, आप ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे। इस क्वेश्चन को मैंने ऐड किया है वेदर एंड क्लाइमेट में। इसमें अगर आपको बाकी क्वेश्चंस देखने हैं क्लाइमेटोलॉजी के तो ये सब क्वेश्चंस हैं। अल नीनो है, जेट स्ट्रीम है, अल नीनो में भी क्लाइमेट का रोल है, टेम्परेचर प्रेशर में भी इनका रोल आता है, माउंटेन के अलाइनमेंट का, सर्कुलेशन प्लेनेटरी लोकल विंड में आता है, स्टेबिलिटी इनस्टेबिलिटी में आता है, रेनफॉल पैटर्न इंटेंसिटी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में इनका रोल आता है, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून में इनका रोल आता है, ठीक है। किसी भी टॉपिक को आप देख लो क्लाइमेटोलॉजी में
आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसकी अप्रोच यही है, क्लाइमेटोलॉजी अच्छे से पढ़ो, और डेफिनेटली हम पढ़ते ही हैं। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, और जो लोग इस क्वेश्चन को देख के डर जाएं उनके लिए मॉडरेट या टफ क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर डेफिनेटली आपको इसमें हेल्प करेंगे, और आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक इसमें हेल्प कर जाएगी। अगला क्वेश्चन है मेल्टिंग के ऊपर। तो अगर आप देखो प्रीवियसली यूपीएससी ने मेल्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे हैं, और ये करंट अफेयर्स में भी आता है। ठीक है, अब ऐसी चीज़ों में, ऐसे क्वेश्चंस में हमारे पास प्रेशर ये आता है कि हम इन जनरल आर्कटिक और अंटार्कटिक इनको अलग अलग सब हेडिंग में लिखना चाहते हैं। आंसर राइटिंग में हमें ये सिखाया जाता है कि इंट्रो दो, फिर एक एंगल लो, फिर दूसरा एंगल लो। तो हम क्या करेंगे, आर्कटिक का इम्पैक्ट लिखेंगे, फिर अंटार्कटिक का इम्पैक्ट लिखेंगे। मोस्टली क्या होता है, हमें पता नहीं होता दोनों को अलग अलग, कुछ इम्पैक्ट कॉमन भी हो सकते हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये सजेशन दूंगा जहां आप अलग अलग ना कर पाओ चीज़ों को, वहाँ पर आर्कटिक और अंटार्कटिक का इम्पैक्ट एक ही हेडिंग डाल के उसमें आंसर देने शुरू कर दो। अब अगर आप क्वेश्चंस देखना चाहो, एक तो बहुत ही सिमिलर क्वेश्चन आया है कि अंटार्कटिक और आर्कटिक का क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक और क्वेश्चन भी अंटार्कटिका से पूछा है, इतना स्पेशल क्यों है वो भी है, और इसमें एक्सप्लोरेशन क्यों बैन है ये भी है। ये देख रहे हो आप, 83 का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें GS2 में पूछा है कि आर्कटिक सी की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे वो मिलेंगे क्लाइमेट चेंज में। ठीक है, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक, क्रायोस्फीयर आप जानते हो जो सॉलिड वाटर पार्ट है दुनिया पर, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। अगर आपने क्रायोस्फीयर कैसे अफेक्ट करता है ग्लोबल क्लाइमेट को उसका आंसर पढ़ा हो, तो उसमें ही तो आप आर्कटिक, अंटार्कटिक और हिमालयन आइस, मेनली यही तो आएंगे। आइस कहाँ आती है, या तो हाई लैटिट्यूड पर या फिर हाई अल्टीट्यूड पर, आप ऊंचाई में ज़्यादा चढ़ जाओ, या फिर आप ऊपर यहाँ पर ज़्यादा चले जाओ धरती में, नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ। तो क्रायोस्फीयर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट कर लिया। मेल्टिंग ऑफ आइस, इसका वेदर पैटर्न और ह्यूमन एक्टिविटी पर क्या इम्पैक्ट है, पहले इंडिया के क्लाइमेट पर पूछा है, श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर पर पूछा है, मेल्टिंग हिमालयन ग्लेशियर पर पूछा है। तो अगर आप देखो जो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है उससे 3 ही जगह पूछ सकते हैं, या तो हिमालय में पूछेगा, या फिर आपका आर्कटिक पूछेगा, या अंटार्कटिक पूछेगा। तो तीनों पर ही कई बार डिफरेंट एंगल से क्वेश्चंस पूछे हैं, और भी आर्कटिक अंटार्कटिक पर क्वेश्चंस हैं, बट वो थोड़े डिफरेंट एंगल में पूछे हैं। तो इसके लिए अगेन मैं आपको यही कहूँगा कि स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ ये क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर करके जाते हो या सिनॉप्सिस या किसी के भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, तो इस बारे में न्यूज़ आपको मिली ज़रूर होगी। अगला क्वेश्चन है जिस पर आज तक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है, बट ये हम हमेशा पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, बेसिकली मिनरल ज्योग्राफी से इस बार आप देखो 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, तो जो हम पढ़ते नहीं हैं अगेन। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन वर्ल्ड। अब इसमें देखो मैक्सिमम लोग क्या कराएंगे कि ऑयल की जो लोकेशन फैक्टर्स हैं वो लिखाएंगे। पहले भी इम्प्लीकेशन ऑफ पेट्रोलियम रिफाइनरी पूछा था कि पेट्रोलियम रिफाइनरी ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया से दूर हैं, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो उन रिफाइनरी के ऐसे दूर होने से क्या इम्प्लीकेशन है, राइट। तो ये क्वेश्चन प्रीवियसली पहले पूछा था रिफाइनरी के दूर होने के इम्प्लीकेशन, इस बार पूछ लिए कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज है उसके क्या इम्प्लीकेशन है। हम GS3 में लगातार पढ़ते हैं कि तेल खरीदना है, एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, सऊदी, ये सारे एंगल हम पढ़ते हैं। तो ये एक ईजी क्वेश्चन है, लेकिन GS1 के एंगल से आपको आंसर देना है। तो जब हम GS1 में आंसर देंगे तो बेसिकली हमें इकोनॉमिक एंगल्स पर ज़्यादा ध्यान ना देके GS1 के, अगेन जो मैंने बोला था, ज्योग्राफी ऑप्शन का सिलेबस आप उठाओगे, रीजनल डेवलपमेंट देखोगे, रीजनल डिस्पैरिटी का एंगल आप देखोगे, ठीक है। देन इसके बाद पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो पॉलिटिकल पावर आती है इंडियन ओशियन की वजह से, मैकिंडर का कॉन्सेप्ट हम कई बार GS में पढ़ते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में कई बार आता है ये मैकिंडराइट थ्योरी, तो वहाँ पर हम पढ़ लेते हैं रिमलैंड और हार्टलैंड थ्योरी, उसके भी 1-2 पॉइंट दे सकते हैं। अदरवाइज आप जनरलिस्टिक आंसर डेफिनेटली दे सकते हो। ध्यान ये रखना है, इम्प्लीकेशंस बताने, लोकेशन फैक्टर्स नहीं बताने हैं। अगला क्वेश्चन है IT सिटीज़ हैं, इंडिया में नए IT हब बन रहे हैं, IT इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं मेजर सिटीज़ में, उसके सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हर तरह के इम्प्लीकेशंस हैं। सोसाइटी में पूछा है, GS3 में नहीं पूछा है। 2017 का क्वेश्चन है ग्रोथ ऑफ सिटीज़ एज IT हब, 2021 का क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ IT हब इन मेजर सिटीज़। 2017 में पूछा था न्यू एवेन्यूज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट खोले हैं, यहाँ पर इकोनॉमिक एंगल भी पूछा है
और न्यू प्रॉब्लम्स भी बात की है। तो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक एंगल दोनों ही हैं। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो डेफिनेटली आपके पास एग्जांपल्स भी है, केस स्टडीज़ भी हैं, एवरीथिंग यू आर हैविंग, और आपने दूसरों से 1 नंबर ज़्यादा ले लिया। तो इस क्वेश्चन के लिए अप्रोच अगेन एंड अगेन मैं यही कहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये तो 2017 का ही है, 40 साल तो छोड़ दो, अभी रिसेंटली पूछा है। देन एजुकेशन पर इतने क्वेश्चन, अखंड क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। इसमें जो एक थोड़ा सा परेशान करने वाली बात है क्वेश्चन की लैंग्वेज है, वो पॉपुलेशन एजुकेशन है। तो अब आप मास एजुकेशन पर लिखोगे या इन जनरल लिटरेसी और एजुकेशन की बात करोगे, ये थोड़ा सा आपको एग्ज़ाम हॉल में सोच के ही करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूँगा कि एक बैलेंस्ड व्यू दो, लिटरेसी इन जनरल की भी बात करो, मास एजुकेशन की भी बात करो। तो इसमें क्या मेजर्स हैं, क्या क्या है, अब इसमें भी क्वेश्चन दिखाने पड़ेंगे, ठीक है, देख लेते हैं। जो इस साल पूछा है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन मेजर्स टू अचीव देम। इससे पहले 2020 में एजुकेशन पर 2 पूछे थे, ये अचीव करने के लिए ही तो है। रिस्ट्रक्ट रीओरिएंट एजुकेशन सिस्टम, डिजिटल इनिशिएटिव भी उसी के लिए है। रिफॉर्म्स प्राइमरी एजुकेशन में क्या है, फॉरेन, ये कितने एंगल से तो पूछा हुआ है। जब 86 में आई थी इकोनॉमिक पॉलिसी तब पूछा था, अभी आई है तो अब पूछा है। तो ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो मैं इजी कहूँगा। और ये मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ सिनॉप्सिस के रिसोर्सेज से है, बट प्रीवियस ईयर फिर भी आपको इसमें हेल्प ज़रूर करेंगे, आपको तैयार ज़रूर करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन अगेन जैसे गिग इकॉनमी वाला था वैसे ही यहाँ पर मैंने आपकी हेल्प करने के लिए इंट्रोडक्शन दे दिया है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे यह अफेक्ट करती है ग्लोबल सोसाइटी को, और ये इंडियन सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रही है। बेसिकली अगर मैं GS1 एंगल से बात करूँ तो इसका मेन जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। अगेन इसमें वही करेंगे, क्रिप्टो करेंसी हमारा इंट्रो का पार्ट आएगा, हम क्रिप्टो करेंसी में फर्स्ट पार्ट में, ये तो एक क्वेश्चन पूछ ही लिया ना, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, तो वी हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग ओनली इन आवर फर्स्ट पार्ट, वही हमारा इंट्रो भी हो जाएगा। बाकी क्या है, सोशल इम्प्लीकेशंस हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के एंगल में हम अगर पहले के क्वेश्चंस देख चुके हैं तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो गिग इकोनॉमी हो चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, दोनों से प्री में भी क्वेश्चन पूछ चुके हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली न्यूज़ में है तो ये हमें पढ़ने ही चाहिए। नई चीज़ें जो इकोनॉमी और साइंस में न्यूज़ में होती हैं वो हमेशा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे अफेक्ट कर रही है। इससे पहले इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वुमेन एज्ड पॉपुलेशन पर क्या है, कल्चरल डाइवर्सिटी पर क्या है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या क्या हो रहा है, कल्चरल होमोजिनाइजेशन हो रहा है या कल्चरल स्पेसिफिकेशन हो रहा है, या हम अपनी लोकल आइडेंटिटी, ये ग्लोबलाइजेशन के एंगल में पहले क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहले ग्लोबलाइजेशन से पूछता था वो सोशल एंगल से पूछता था, इस बार उन्होंने इकोनॉमिक एंगल मीन्स इकोनॉमिक सोशियोलॉजी उस वाले एंगल से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो अगर आपको क्रिप्टो करेंसी से होने वाले जनरल अफेक्ट इम्पैक्ट पता है तो आप उसको GS1 से रिलेट करके लिखो, और ये ज़रूर ध्यान रखना GS3 से ज़्यादा आपको GS1 पर वेटेज देना है। तो इस चीज़ को आप अगेन लॉजिक, करंट अफेयर्स और रेगुलर रेफरेंस मटेरियल जो भी है उससे सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं कि ऐसा कोई भी जो चेंज आता है वो सोसाइटी को कैसे ग्लोबली अफेक्ट करता है और इंडिया को कैसे ग्लोबली अफेक्ट करता है। अगेन अगर हम कोई भी टॉपिक तैयार करते हैं तो इसी तरह से तैयार करते हैं ना कि इम्पैक्ट क्या हुआ। देन अगेन ये वो क्वेश्चन है जो कितनी ही बार रिपीट हो गया है कि इंडियन सोसाइटी ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़ को लेकर जो क्वेश्चन है वो यहीं आपको ग्लोबलाइजेशन के साथ में दिखेगा, कल्चर ट्रेडिशन के साथ में कैसे इंडिया अपनी ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़ को कंटिन्यू करे है या सस्टेन करे। अगर आप ये देखो ऑलमोस्ट ये सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं। पिछले कुछ टाइम से 2021 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 20 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 19 में 2 क्वेश्चन पूछे हैं, 17 में पूछा है, 15 में पूछा है। तो ये टॉपिक तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सोशल ऑप्शनल है तो आपको ऑप्शनल की जो तिकड़म है ना उससे बचने की नीड है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन परफेक्टली प्रीवियस ईयर से होके जाता है। तो अगर हम देखें जो भी न्यू क्वेश्चंस हैं उसमें भी अगर हम प्रीवियस ईयर पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो जो ये क्वेश्चन है उसमें भी हम कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं दूसरों की हेल्प से। तो ये था पेपर 1 का डिस्कशन। GS2 का पेपर हो चुका है, 6 बजने वाले हैं, तो GS2 का भी एनालिसिस और सॉल्यूशन आपको इसी तरह मिलेगा। साथ में जो भी ये क्वेश्चंस हैं इन पर आप क्लिक करते जाओगे, इनका सॉल्यूशन आपको मिलता जाएगा, राइट। जो मैंने आपको बोला है फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में जाके आपको ये फाइल डाउनलोड करनी है, जनरल स्टडीज़ में जाके ये वाली, इसमें GS2, GS3, GS4 के क्वेश्चन हम ऐड कर देंगे। और जैसे ही GS का हो जाएगा डिस्कशन
उसके बाद हम इस बार एसए का भी एक्सक्लूसिव एनालिसिस और सॉल्यूशन लेके आएंगे, क्योंकि इस बार एसए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा था। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक बाकी कोर्सेज़ के लिए फ्री हो या पेड हो आप विजिट कर सकते हैं Synopsys IAS। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।